मैं आपके साथ अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को लेट नाइट शो आप सुन रहे हैं और जबरदस्त पहला ट्रैक भी यकीनन एंजॉय कर रहे हैं। साथ रहिए हमारे, मैं आपके साथ यही स्टूडियो में हूँ। हो गई देते थे जिस पे जान मेरा चुरा लो आँखों में छुपा लो। जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया, चुरा लो ना दिल मेरा। जबरदस्त ट्रैक यकीनन आपको पसंद आया होगा। और अब हम आपके साथ हैं और हम क्या करने वाले हैं आज भी हमारे साथ मोहसिन हसन खान साहब मौजूद रहेंगे और जहां से हमारी बातों का सिलसिला टूटा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और डेफिनेटली उनके इतनी एक्सपीरियंसेस हैं और इतना सब कुछ, इतना उन्होंने काम किया है कि बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज वो हम शेयर करेंगे और इंशाल्लाह ताला टाइम मिलता है तो फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ों के ऊपर भी आएंगे जो कि हमारे कल्चर ट्रेडिशन वाला चल रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि कल जो है वो है 26वां रोज़ा और लैलतुल कदर चल रही है पूरे वक्त। मतलब ये जो 10 रातें हैं इसमें तलाश करना होता है। तो कल थोड़ा सा डिफरेंट मैंने कुछ रखा है। वो क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद जब मोहसिन हसन खान साहब से बात कर लेंगे हम। तो कल फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये फ़ोन में साइलेंट करना भूल गई हूँ। कुछ डिफरेंट 3 दिनों में आखिर के और ज़बरदस्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ और आप खैरियत से हैं? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक सर। और कैसा गुजरा आज का दिन आपका? जी आज का दिन थोड़ा सा बिजी था। लाइफ भी थोड़ी सी शुरू हो गई है, आपको पता है। पाकिस्तान में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना शुरू हो गया है जी जी, और 1-2 दिन में और ज्यादा भी हो रहा है। तो बस अल्लाह ताला रहम करे और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द हमें इस मुसीबत से अल्लाह ताला छुटकारा दिलवाए। इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल जी इंशाल्लाह जी सर। तो कल हम आपका मतलब जो इंटरव्यू हमारा चल रहा था उसमें हम जहाँ पे थे वो बॉलीवुड और लॉलीवुड का जिक्र हो रहा था। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मतलब जो टीवी का जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, उसके बाद फिर आपने जो क्रिकेट में जो क्रिकेट बोर्ड में हमारे मुख्तलिफ ओहदों पे काम किया है, तो आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी कुछ बात करें। जी सर। तो अच्छा, सबसे पहले तो जो कल मैं सोच रही थी वो ये कि जैसे आपने पहले क्रिकेट में जब ब्रेक लिया, बॉलीवुड में काम किया, लॉलीवुड में काम किया, तो उस हवाले से मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा था कि ये जब मतलब ब्रेक था उस दौरान क्या मतलब आप प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट की, करते रहे या फिर उसमें कुछ वक्फा आ गया? कौन सा ब्रेक? सर जैसे बॉलीवुड में आप जब काम कर रहे थे और फिर लॉलीवुड में। नहीं देखिए, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था फिर तो मैं टोटली कंसंट्रेट कर रहा था अपने काम के ऊपर। लेकिन उसमें ये होता था कि इवन वहाँ पे भी बॉलीवुड में कि ये बेनिफिट मैचेस काफी होते हैं और आपको पता है इसमें फिल्म स्टार्स काफी बुलाए जाते हैं। तो मेरे साथ क्रिकेट तो पहला ही मेरा वो था, तो काफी मैचेस खेलने जाता था उसके लिए। तो उससे कभी कभार मैचेस वाला खेल लिया करता था। इवन जब मैंने यहाँ पाकिस्तान में आगे काम किया तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी था, तो मैचेस जाके खेल लेता था। लेकिन जब मैं फुली कंसंट्रेट कर रहा था फिल्म के ऊपर तो फिर उधर ही कंसंट्रेट करता था। फिर तो आपको पता है फिल्म की शूटिंग में फिल्म, अब तो खैर क्रिकेट में नाइट क्रिकेट भी आ गई है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि उसका तो डे बेसिकली दिन का खेल है। लेकिन क्रिकेट जो फिल्म की शूटिंग है वो कभी कभी पूरी रात शूटिंग चलती है, तो उसमें आप दूसरी तरफ कंसंट्रेट कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप जी। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा सर, कुछ लोगों के मुख्तलिफ लोगों के सवाल हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी। उसमें से एक सवाल ये था कि जब आप क्रिकेट खेलते थे और आप बैटिंग करते थे तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जिस बॉलर ने परेशान किया हो कभी, तो वो कौन सा बॉलर था? कभी ऐसा हुआ? हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ जी। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं ओपन कर रहा था पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में, तो आई थिंक इतना लीथल और इतना फास्ट बॉलिंग अटैक एक ही वक्त में दुनिया का कभी भी नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बैटरी तो थी, उसमें होल्डिंग, मार्शल, गार्नर, रैंडी रॉबर्ट्स, सिल्वेस्टर क्लार्क और क्या क्या उनके पास एक वो बड़े जबरदस्त थे। उधर से ऑस्ट्रेलिया के पास लेली थॉमसन और मैकडर्मट, मैक्वायर, उधर भी बड़े प्लेयर थे। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था, इयन बोथम, बॉब विलिस और दूसरे उनके साथ जो दूसरे थे। और न्यूजीलैंड का था रिचर्ड हेडली और उसके साथ दूसरे फास्ट बॉलर्स थे। तो मैं वर्ल्ड क्लास बॉलर्स का नाम दे रहा हूँ। और फिर इंडिया में भी इवन
कपिल देव आ गया था उस वक्त बॉलिंग में। तो आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूंगा, कोई दूसरों से मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, सब अच्छा खेलते हैं जो रन करते हैं, लेकिन जितना लीथल बॉलिंग अटैक था हमारे जमाने में तकरीबन हर मुल्क का, वो अब देखने को नहीं मिलता। सही सही। तो उसके सामने खेलते हुए मुझे जैसे डेनिस लिली ग्रेट बॉलर, थॉमसन ग्रेट बॉलर, अपना इमरान खान वॉज अ ग्रेट बॉलर, लेकिन उसको तो हम अपनी तरफ टीम में खेलते थे, लेकिन मैच में हम खेलते थे आपस में एक दूसरे को। तो ये दुनिया की फिर वेस्ट इंडीज का भी बॉलिंग अटैक था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का, लेकिन एक बॉलर ऐसा था जो मैं इससे मुझे ये लगता था कि मैं इससे आउट ना हो जाऊं। अच्छा। और मैं अल्लाह के फजल से वो था, दिलेरी से खेलता था, इसी वजह से इमरान खान जब कैप्टन बना तो उसने मुझे नंबर 3 से बोला तुम ओपन करो, तो फास्ट बॉलर्स के तुम बहुत बेहतर खेलते हो। तो उस वक्त कभी डर नहीं आया किसी बॉलर से, कभी भी नहीं ऑनेस्टली, लेकिन एक दफा बस एक बॉलर से ये लगता था कि ये मुझे आउट ना कर दे कहीं, और वो था न्यूजीलैंड का रिचर्ड हेडली। ओके। तो हाँ, तो ही वॉज अ ब्यूटिफुल बॉलर, आई टेल यू, और इसकी इतनी जबरदस्त, और वो ऐसा बॉलर था जिसका गेंद में स्विंग, एयर में भी स्विंग होता था और ऑफ द पिच पढ़ के बॉल सीम भी करता था। तो ऐसा बॉलर बड़ा डेंजरस हो जाता है जो एयर में भी मूवमेंट करे और ऑफ द पिच भी बॉल पढ़ के भी आउट कट करे या इन कट करे। तो इसलिए वो जरा डिफिकल्ट बॉलर मुझे लगता था, जिसको मैं काफी संभाल के खेला करता था, कोशिश तो करता था, इक्का दुक्का आउट किया उसने, इसलिए कि उसके बाद में बड़ा केयरफुली होता था कि इससे मैं आउट नहीं होऊंगा। लेकिन वो एक वाइड बॉलर था जिससे मुझे लगा कि जिससे मुझे होता था कि ये मुझे आउट ना कर दे, बड़ी जबरदस्त इसकी बॉलिंग है। लेकिन अल्लाह की फजल से डर वर कभी किसी बॉलर से, चाहे वो फास्ट बॉलर है, स्पिनर, इसलिए जितनी भी मेरी इनिंग्स हैं, मैं विश इंटरनेशनल क्रिकेट में अल्लाह की वजह से वो सारी डोमिनेटिंग इनिंग्स हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, एक सवाल है नदीम अब्बासी साहब का, और ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मैच कौन सा था आपके पूरी करियर का? मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मैच जी, जो यादगार हो। हाँ, अब यादगार तो वैसे अब जो लॉर्ड्स का मैच था, जहाँ मुझे लॉर्ड्स का भी खिताब मिला, उसमें मैंने डबल सेंचुरी की, और फिर मैंने शायद आपको कल बताया था कि मैं वो लोग ना सेंचुरी का 50 करने के बाद माथा टेक के सर झुका के सजदा करते हैं, तो मैंने 200 के बाद वो नहीं किया। तो फिर मुझे लोगों ने बाद में पूछा कि भाई आपने, लोग तो सेंचुरी पे सजदा करते हैं, 50 पे करते हैं बहुत से लोग, आपने डबल सेंचुरी की, आपने नहीं सजदा किया। मैंने कहा मैं जब सजदा करूंगा जब टीम जीतेगी। और अल्लाह की फजल से जब वो टीम जीते, हम बड़ा एक्साइटिंग टेस्ट मैच हुआ था, बहुत ही एक्साइटिंग टेस्ट मैच फिनिश किया, और वो हमारे फेवर में गया तो इसलिए और भी ज्यादा एक्साइटिंग लगा था। बल्कि सेकंड इनिंग में भी जाके मैंने और जावेद मियादाद ने मिलके ओपन किया था, बड़े हमें जल्दी रन चाहिए थे कम ओवर्स में, टाइम बहुत कम रह गया था। तो वो जो फिनिश जिस तरह हुआ है, तो मेरी फिर उस वक्त फिर मैंने सजदा किया ग्राउंड पे, और मैंने उस वक्त फिर लोगों ने पूछा कि आप सजदा, मैंने कहा देखो मैं अब सजदा इसलिए किया कि मैंने जो 200 किए वो मेरा पर्सनल अचीवमेंट तो था, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, लेकिन मुझे 200 जब टीम के काम आए उस वक्त फिर मैंने अल्लाह ताला का पूरी तरह सजदा किया। तो आई थिंक मैं ये कहूंगा कि मेरी जो बेस्ट मैच एंड ऑल टुगेदर एज अ मैच, थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था वो, तो वो था। लेकिन अगर मेरी इंडिया करें तो मेरी ऑस्ट्रेलिया में जो मेरी 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज थी, उसमें जो मेरी सेकंड सेंचुरी 151 थे मेलबर्न पे, वो आई थिंक मैं फील करता हूँ कि वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग्स थी। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त सर। अच्छा, आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपने मैं कल भी इतना टाइम दिया है, लेकिन कुछ जो बस सवालात हैं तो वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर। इसमें से एक सवाल रुस्तम अली साहब का है, उन्होंने आपसे पूछा कौन कौन से कप्तान के साथ खेला। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ सवाल को, ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन से कैप्टन रहे थे जब आप टीम में मौजूद थे। हाँ, ये कैप्टन के साथ, लेकिन मैं जब आया था, जब मैं यंग मतलब टीम में एंटर हुआ था, तो उस वक्त जब एक टूर पर मैं गया था, जब बहुत छोटा था, तो मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे। मुश्ताक मोहम्मद, फिर उसके बाद क्या कहते हैं माजिद खान भी कैप्टन हुए, फिर जहीर अब्बास कैप्टन हुए, फिर इमरान खान कैप्टन हुए, जावेद मियादाद भी कैप्टन हुए। तो लेकिन इस सारे कैप्टन में से
ये भी सवाल वो शायद पूछना चाह रहा हूँ कौन सबसे बेहतर था। हाँ, सबसे अच्छी किसकी थी कैप्टनसी? तो मेरा ख्याल देखिए जी, मैं जब मैं प्लेइंग 11 में मैं उस वक्त कभी कभार होता था, शुरुआत थी मेरी करियर की, लेकिन मुश्ताक मोहम्मद वाज अ वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन। और उसके मुश्ताक मोहम्मद वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड जो बड़ा जबरदस्त गेम को रीड करते थे। और उसके बाद जो मैंने जो कैप्टन में फायर होती है वो इमरान खान में देखने में मिली कि एज अ कैप्टन ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन फॉर प्लेयर्स एंड फॉर द टीम, के हर लड़के को खुद मेहनत करनी, एक अच्छा एग्जाम्पल। बिकॉज कैप्टन जब एक रोल मॉडल बनता है तो फिर कोई लड़के फिर कोई किसी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। नहीं तो वो होता है ना कि जब कैप्टन ही जान नहीं मारा हो तो वो कैसे किसी को कहेगा। तो वो खुद बड़ा अच्छे एग्जाम्पल सेट करता था इमरान, मेहनत करके। तो इसकी वजह से सारे लड़कों को भी मैसेज उसने दे दिया था, हम सबको मेहनत से खेलना है, अपना 100% देना है। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पीरियड। और सबसे ज्यादा मेरा जो लंबा पीरियड हुआ है मेरे पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, वो इमरान खान की कैप्टनसी थी उस वक्त। तो आई वुड से कि मुश्ताक मोहम्मद एंड इमरान खान ने ये दो कैप्टन जैसे थे, और भी सब अच्छे थे, लेकिन ये दो आउटस्टैंडिंग थे। सही सर। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आज के क्रिकेटर्स और पहले के क्रिकेटर्स में क्या डिफरेंस है और किस चीज की कमी है आजकल के यंगस्टर्स में? आपको लगता है ऐसा कि कोई कमी है, कोई फर्क है? नहीं जी, यंगस्टर में तो कमी नहीं है। यंगस्टर माशाल्लाह पाकिस्तान से बड़े बड़े टैलेंट, नेचुरल टैलेंट बड़ा निकला है। पहले तो आपको पता है अब तो कुछ एकेडमीज खुल गई हैं, या वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं। लेकिन ये वाहिद मुल्क था जिसने बगैर एकेडमीज के, बगैर ट्रेनिंग के ये लड़कों वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स और वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर्स पैदा किए। तो लोग, दुनिया यही हैरान होती थी कि तुम लोगों के पास कोई सिस्टम भी नहीं है, फिर भी कोच होता है। तो अल्लाह की फजल से नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। लेकिन जो आपने फर्क की बात की, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, और इसमें तरबियत बड़ी काउंट करती है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन हो तो सोने पे सुहागा होता है, लेकिन तरबियत बहुत जरूरी होती है। तो आजकल जो देखने में लगता है कि प्लेयर्स की जो टॉप प्रायोरिटी वो पैसा है, फिर क्रिकेट है। हमारे जमाने में क्रिकेट सबसे ऊपर होती थी, बट फिर बाद में दूसरी चीजें आती थी। सही सर। ये बहुत बड़ा फर्क मुझे लगा, जिसकी वजह से आपने नोट भी किया होगा कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो कम नजर आ रहा है। इसी वजह से कि पैशन होता है ना अंदर के, कि मैंने पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैंने ये बनना है, मैंने मुल्क के लिए ये करना है, वो करना है। वो चीज मुझे लैक की। और जब मैं कोच बना तो मैंने सबसे पहले लड़कों को जमा करके मैंने कहा, देखो तुम लोग किसी दुनिया में किसी प्लेयर से कम नहीं हो, और तो लेकिन पोटेंशियल तो नहीं खेल रहा, और पोटेंशियल बेसिस नहीं खेल रहा कि तुम्हें पता है कि हम थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस देंगे तो हम टीम में रहेंगे। बट अब वो नहीं चलेगा। अब हर लड़के को अपना 100% देना है, अपने खेलने के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से। जैसे कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, खेल के भी करो और डिसिप्लिन के हिसाब से भी करो कि दुनिया क्या है कि भाई ये बिकॉज आप जब मुल्क से बाहर जाते हैं खासतौर पे, तो आप एक आप एम्बेसडर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो और दुनिया आपको देखती है कि क्या किस तरह का बिहेवियर है। तो अल्लाह की फजल से, और मैं ये बात कहूंगा कि जो दो चेयरमैन मेरे टेन्योर में थे, एक एजाज भट्ट और एक ज़का अशरफ, दोनों ने कहा कि जी ये वही लड़के हैं आज से 3 महीने के पहले, और अब वो क्या हो गया है, ये आप मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट एक उसमें आ गया है। मैंने कहा जी बस कुछ नहीं, मैंने इनको ड्यूटी रियलाइज कराई कि एक मुल्क के लिए आदमी खेलता है, इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है। सही बात है। तो वो लड़कों ने अपना 100% दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लड़कों ने ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, खेल के हिसाब से भी, डिसिप्लिन के हिसाब से। आई थिंक दिस इज और मैं जब हटा हूँ टीम से, आई एम सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन फिर वही चीज नजर आई, कमिटमेंट या प्रोफेशनलिज्म करना, कि अगर थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस हो गया तो चलो ठीक है। तो इट इज नॉट ऑन, बिकॉज जब आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, इससे बड़ा ऑनर किसी के लिए कोई है। सही बात है, बिल्कुल सर। सर एक जो फर्क और हमें नजर आता है आज, वो ये है कि पाकिस्तान में पहले ओपनिंग बड़ी शानदार, बड़ी जानदार हुआ करती थी। मतलब जो हमारे जो शुरू के प्लेयर्स होते थे वो लाजमी कुछ 100-150 रन तक तो रहते थे साथ, लेकिन अब वो नहीं नजर आता है इस तरह की अंडरस्टैंडिंग ओपनर्स जो है उनमें। तो उसकी क्या रीजन है?
देखिए, एक तो उसकी वजह ये है कि ओपनिंग पोजीशन जो होती है ना, बड़ी एक स्पेशलाइज्ड जगह होती है। सारी पोजीशंस बड़ी मुश्किल होती हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, लेकिन ओपनिंग में खासतौर पे क्या होता है कि नया बॉल होता है, फ्रेश पिच होती है, फ्रेश बॉलर्स होते हैं और वो पूरी जान मार रहे होते हैं। पिच में भी अगर फ्रेशनेस होती है, भला एक अच्छी बैटिंग विकेट हो लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है। और अगर इंग्लैंड जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हैं तो वहाँ तो स्विंग और बाउंस हर चीज होती है, तो इसलिए ओपनर की जो टेक्निकली उसको काफी सही होना पड़ता है, नहीं तो आमतौर पे इसी वजह से इतने ज्यादा। अब मुझे जो याद पड़ता है कि हमसे पहले माजिद खान और साजिद मोहम्मद की एक प्लेयर था जो काफी ऐसे चला था, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया, फिर मेरा और मुदस्सिर का एक प्लेयर बना, फिर उसके बाद बहुत बड़ा गैप आया, फिर उसके बाद एक आमिर सोहेल और सईद अनवर का एक प्लेयर बना। तो आप सोचिए कि इतने सालों में, यानी कि 30-35 सालों में सिर्फ आपको 3 प्लेयर्स नजर आए कि जो सॉलिड लगा कि ओपनिंग बैट्समैन है और ये मतलब लंबे अरसे तक चले। फिर तो ये एक ओपनर आया, एक दो चार मैचेस हुए, फिर कोई चेंज हो गया, फिर 4-6 मैचेस हो गए, फिर कोई चेंज हो गया। तो इसके लिए यहाँ कुछ बड़ा कुछ ये देखना पड़ता है कि आप लाइक ए सेट स्पेशलिस्ट जगह है, ये आप एक्स्ट्रा क्वालिटीज आपको चाहिए होती हैं। और आप जो सुन रहे हैं वो जो क्रिकेट को समझते हैं कि नया बॉल जो होता है ना, वो एक डिफरेंट बॉल गेम होता है कंपेयर टू एन ओल्ड बॉल। तो ये इसमें चीज होती है और फिर अपना डिटर्मिनेशन भी चाहिए होता है, उसमें करेज भी चाहिए। और देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, कल शायद भी मैंने ये बात कही थी कि ये बहादुरों का खेल है, चाहे आप बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे आप इवन स्पिनर क्यों ना हो, लेकिन ये बहादुर चाहिए इसमें कि आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हो। तो आई थिंक मुझ में थोड़ा नेचर में ये था कि मैं चैलेंज को फौरन एक्सेप्ट करता था। तो इस वजह से शायद सक्सेस भी मिलती थी और इसी वजह से शायद हमारा ओपनिंग प्लेयर नहीं बन पा रहा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिसके लिए मैं चीख के थक गया, और मैं जब क्रिकेट बोर्ड में गया था एज ए चीफ सेलेक्टर, एज ए हेड कोच, तो मैंने ये चीज बिल्कुल रुकवा दी थी। मैंने कहा 2020 से हम टेस्ट मैच के लिए कोई प्लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए 2020 क्रिकेट में देखा जाए तो 2020 क्रिकेट बेसिकली एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। उसको उसमें उल्टे सीधे शॉट खेल के पता लगा आपने बैट्समैन ने 20, 25, 30 रन भी कर दिए क्विकली, तो बड़े अप्रिशिएट होते हैं। क्राउड को एंटरटेनमेंट मिल जाती है, म्यूजिक चल रहा है, डांस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है ना, उसका देखिए नाम ही टेस्ट क्रिकेट का नाम क्यों रखा गया है, टू टेक योर टेस्ट। उसमें आपकी टेक्निक का टेस्ट होता है, आपके पेशेंस का होता है, आपकी हर चीज, पूरी आपकी जितना अपने कैलिबर है, हर चीज का टेस्ट होता है। इसी वजह से वो जो क्रिकेट है जिसका नाम टेस्ट क्रिकेट है, इसलिए उसका नाम टेस्ट रखा गया है कि प्लेयर का और टीम का पूरा टेस्ट हो जाता है कि भाई कितने कैलिबर का प्लेयर है। तो 20 एक जरूर कहता जाऊँ, 2020 से एक फायदा हुआ है, टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी तेज होगी कि बैट्समैनों ने कुछ नए शॉट्स डेवलप कर लिए खेलने के लिए, जो कि पहले नहीं खेले जाते थे। जैसे रिवर्स स्वीप मार दी या पैडल स्वीप मार दिया या कवर्स के ऊपर उठा के हिट मार दी। तो ये चीज ने टेस्ट क्रिकेट को भी थोड़ा तेज किया है। यहाँ मैं कहूंगा कि 2020 क्रिकेट ने यहाँ टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा हेल्प किया है। अदरवाइज 2020 क्रिकेट से तो मैं तो जब चीफ सेलेक्टर था या हेड कोच था, मैंने कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आए। टेस्ट क्रिकेटर जो है वो T20 का प्लेयर बन सकता है, बिकॉज वो फिर बेसिक्स जब जान जाता है तो फिर वो हर काम कर सकता है। अभी तक सिर्फ एक मिसाल है क्रिकेट की जहां आप कह सकती हैं कि एक प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर है, वो 2020 क्रिकेट में शाइन करके फिर टेस्ट प्लेयर बना था। नहीं तो अपने दूसरे जितने भी सारे 2020 में भी जो टेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं वो पहले टेस्ट में बड़े जबरदस्त प्लेयर रहे तो फिर उनको। तो 2020 क्रिकेट में भी आपको 1 या 2 बैट्समैन ऐसे चाहिए होते हैं जो बाकायदा पूरे 20 ओवर तक गेम तक को ले जाएं। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसने फर्क डाला है। अगर इस चीज के ऊपर हम दूसरे मुल्क जो हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इवन अब इंडिया करता है, इंग्लैंड तो करता ही था शुरू से, कि वो 2020 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल मिक्स नहीं करते। तो टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इस चीज का अगर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ हमारे क्या होता है, लड़के ने आया T20 खेला, कोई PSL हुआ, कुछ हुआ, उसमें 20-25 रन किए या 2 ओवर अच्छे कर दिए, उसमें 4 ओवर करने होते हैं सिर्फ। टेस्ट क्रिकेट में आपको 7-7 और 8 ओवर का एक स्पेल करना पड़ता है पूरा, जो कि बहुत स्ट्रेनियस होता है। और 20-25 रन करने के बाद आप पता लगा
टीम में आ गए और टेस्ट मैच में आने के लिए आपको पता नहीं कितनी सेंचुरीज करना पड़ती हैं। अब जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा क्राइटेरिया रखा है कि इंडिया को आई मस्ट अप्रिशिएट उनकी जो पॉलिसी है कि 2020 में अगर किसी यंग बैट्समैन को लेते हैं माविश तो उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एटलीस्ट 3 सेंचुरीज हो या 2 डबल सेंचुरी हो, तो फिर जाके उसे 2020 में सेलेक्ट करते हैं कि इसके बेसिक्स सही हैं। अब इसको हम इस तरह से चीज सिखा लेंगे। ग्रेट, जबरदस्त सर। अच्छा, बस मैं आपसे कुछ मुख्तसर सवाल करना चाह रही हूँ। मुझे अंदाजा है कि आपने कल भी हमें इतना टाइम दिया सर। एक सवाल ये है कि आजकल के एक तो क्रिकेटर आप किसको देखते हैं कि कल वो हमें लीड कर सकता है? कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो मोहसिन हसन खान या इमरान खान, जावेद मियांदाद जैसा नाम बन सकता है? और साथ ही सर ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या रोल है, इससे कुछ बिल्डअप होती है टीम? डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना बड़ा रोल है कि आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई होगी तो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्कूल ही खराब आपका गया है, आप स्कूल में अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, फेल होते रहे, तो आपका कॉलेज भी नहीं हो पाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी भी नहीं हो पाएगी। तो डोमेस्टिक क्रिकेट समझिए आपके ग्रास रूट्स हैं, वो आपकी जब आप तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी एक पेड़ की, तो पेड़ कभी भी पक्का नहीं होगा। तो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इंडिया ने अब ये कर दिया है। इवन दूसरे मुल्क के अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतना वो मजबूत बनाते हैं कि बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तो मैं एक मिसाल देता हूँ माविश के, उनकी स्टेट क्रिकेट कहलाती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो जब उनका स्टेट का प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में सेलेक्ट होके आते हैं टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ कि इनमें सिर्फ कैप का फर्क पड़ता है, स्टेट की कैप पहनना और ऑस्ट्रेलिया की कैप पहनना। अदरवाइज वो स्टेट क्रिकेट में सब कुछ सीख चुके होते हैं, सारा उनको ग्रूमिंग उनकी हो चुकी होती है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट कि आदमी ऊपर जाए। और देखिए दुनिया में अगर रेटिंग भी बनती है वनडे क्रिकेट की, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन रेटिंग जिसकी बनती है वो टेस्ट क्रिकेट से बनती है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड, वो कहते हैं ना कि क्वालिटी, क्वांटिटी भला कम हो लेकिन क्वालिटी होना चाहिए, तो उसकी तरफ बहुत ध्यान पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं ये, वो लेट्स होप इंशाल्लाह वैसे होगा। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट अब मैं हूँ, जब अगर मैं प्लेयर बना हूँ तो यकीन कीजिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जब हम लोग खेल रहे थे, जब हम छोटे थे, इतनी तगड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी कि वो बहुत से टेस्ट मैचेस से बेहतर मैचेस हो जाते थे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हो जाएगी तो आपका कॉलेज भी, आपका यूनिवर्सिटी भी अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली सर। और सर कोई अभी का प्लेयर जो कल को इमरान खान, मोहसिन हसन खान, जावेद मियांदाद के तौर पे नजर आ सकता है इस वक्त जो खेल रहे हैं टीम में हमारे? मैं इस वक्त मुझे एक प्लेयर बड़ा पसंद आया है, बाबर आजम। उसमें बड़ा एक तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा काम करती है। एक बॉडी से पता चल जाता है, उसके चलने से, भागने से, उसकी फेस एक्सप्रेशन से, उसकी आंखों को देख के कि ये इसमें कितना अंदर दम है। तो वो बड़ा माशाल्लाह अच्छा है वो लड़का, एंड आई होप कि उसको नजर ना लगे। लेकिन पता होता क्या है कि अगर पूरी टीम का बर्डन एक प्लेयर पे आ जाए ना तो वो इतना अंडर प्रेशर आ जाता है। तो मैंने हमेशा, जैसे हमने शुरू में हमने क्या किया था, मिसबा और यूनुस खान और मिसबा हमारे 2 सीनियर बैट्समैन थे, तो हमने अजहर अली और असद शफीक को उनके साथ जबरदस्त तैयार कर लिया था। ये 2 सीनियर प्लेयर्स और 2 यंगस्टर्स के एक के ऊपर बोझ ना पड़े, ना सीनियर के ऊपर ना यंगस्टर के ऊपर। तो यकीन कीजिए वो जितने भी मैचेस होते थे उन चारों में से 2 या 3 कोई ना कोई अलग हट के कभी किसी मैच में कौन, किसी मैच में कौन, ये परफॉर्म करते थे। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि एक प्लेयर के साथ एटलीस्ट हमें कम से कम 3-4 अच्छे बैट्समैन ट्राई करना चाहिए, जो कि इस वक्त मुझे, आई एम सॉरी टू से, कि मुझे इतना कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर नजर नहीं आ रहा। मुझे कोई जावेद मियांदाद या मुझे कोई जहीर अब्बास नजर नहीं आ रहा। लेकिन बाबर आजम अभी तक स्टैंड आउट कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी कोई और लड़के ऊपर आएंगे अच्छे। और लड़के, आप यकीन कीजिए, मैं PSL देख रहा था, तो नाउजुबिल्लाह बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैंने पिक में कर रहा था कुछ यंग लड़के मैंने देखे, मैंने कहा इनको क्यों नहीं टीम में ले रहे हैं, ये कितने कमाल के प्लेयर हैं, क्या से क्या बन सकते हैं। लेकिन वही भी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स शुरू हो जाती हैं। अपना मुल्क का बाद में सोचते हैं, अपना पहले सोचते हैं, इससे मुझे बड़ा तकलीफ पहुंचती है।
बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल कर रही हूँ मैं आपसे, और वो ये है कि टीवी शोज, आप जब क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है तो आप भी एज अ गेस्ट भी होते हैं, आपने टीवी पे भी बड़ा इस तरह काम किया, तो जब क्रिकेट मैचेस हो रहे होते हैं और जो टीवी शोज होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन हो रही होती है, मैच पे परफॉर्मेंस सब कैसी है इसके हवाले से डिस्कस होता है, तो इसका कोई साइकोलॉजिकल आपको लगता है कि इफेक्ट पड़ता है प्लेयर के ऊपर? जब आप खेल रहे होते हैं? जी सर, मतलब जो शोज वगैरह हमारे चल रहे हैं और जिस तरह एनालाइज किया जा रहा होता है, तो साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट पड़ता होगा प्लेयर के ऊपर? हाँ, देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा आपने। देखिए, इसमें प्लेयर दो किस्म के प्लेयर होते हैं। एक क्रिटिसिज्म को लेते हैं बुरी तरह, एक क्रिटिसिज्म को लेते हैं पॉजिटिवली कि यार ये एक एक्सपर्ट एक बैठा हुआ है क्रिकेट, ये टीवी के प्रोग्राम में, जिसने क्रिकेट खेली भी है, जिसने प्रूव भी किया हुआ है, बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, ये मेरे एक पॉइंट को नोट करके कह रहा है कि यहाँ पे वो गलती करता है जिसकी वजह से आउट होता है या जिसकी वजह से वो सेट हो जाता है और फिर उसके बाद लंबा स्कोर नहीं कर पाता। तो दूसरा क्रिकेटर उसको किस तरह लेगा कि ओहो, बल्कि वो उसका थैंक यू बोलेगा दिल में, ये मेरी गलत पॉइंट है, इसको मुझे ठीक करना है। आई थिंक वी शुड टेक इट वेरी पॉजिटिवली। और इमरान की एक बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अगर दिल खराब जाए तो दूसरे दिन का अखबार नहीं पढ़ो। जरूर पढ़ो जिस दिन आपका दिन खराब जाए। बल्कि मेरा तो क्या था, यकीन कीजिए कि जिस दिन खुदा ना खास्ता मेरा स्कोर नहीं होता था तो मैं होटल के कमरे में जाके बाकायदा नीचे आके डाइनिंग हॉल में डिनर करता था या लंच करता था कि मैं लोगों से मिलूं जुलूं ये ना। और जब मैं बड़ा स्कोर करता था मैं कमरे में जाके छुप जाता था। अच्छा। मैं कमरे में जाता था ऑनेस्टली, कमरे से नहीं निकलता था, अपना खाना भी कमरे में ऑर्डर कर लेता। इसलिए तो पता है सिर्फ तारीफ सुनने को मिलेगी। लेकिन ऑनेस्टली आपको मैं हर उस बच्चे से कहूंगा जो अगर सुन रहा हो कि अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज जबरदस्ती कर रहा हो तो उसको इग्नोर करो, लेकिन अगर कोई अच्छा वैलिड पॉइंट बता रहा है तो उसको सुनो गौर से कि हाँ मेरी किस कमजोरी को ये पॉइंट आउट कर रहा है और उसको सही कर लो। तो एक तरह से एक हेल्प। और मैं भी जैसे अभी टीवी शोज करता हूँ तो मैं जिस लड़के को देखता हूँ मैं कहता हूँ उसमें छोटी सी एक गलती, बल्कि मैं आपको छोटी मिसाल दूं फिर कहूंगा कि वो नहीं, बाबर आजम खेल रहा था, मेरा ख्याल इंग्लैंड में खेल रहा था कहाँ, तो मुझे एक उसकी प्रॉब्लम नजर आ रही थी। तो एक दिन मैंने यानी कि मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन पता नहीं चौथा या पांचवा प्रोग्राम था, तो उसने एंकर ने मुझसे कहा कि बताइए ना आप क्या फील कर रहे हैं कि बाबर आजम क्यों ऐसा आउट हो रहा है। मैंने कहा देखिए मैं यहाँ बैठ के कोचिंग नहीं करना चाह रहा लेकिन मैं कुछ कह नहीं। उसने कहा प्लीज बताइए, हो सकता है आपका मैसेज पहुंच जाए इस पर। तो मैंने उसकी वो गलती पॉइंट आउट की। आप यकीन कीजिए कि अगले मैच में वो गलती नजर ही नहीं आ रही थी। वाओ, ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद उसको किसी ने बताया होगा या किसी ने बताया होगा, क्लिप्स तो भेज ही देते हैं आपको पता है। जी जी बिल्कुल सर। तो मैंने उससे एक छोटा सा बहुत माइनर सा उससे फॉल्ट होता, फीट मूवमेंट का हो रहा था जिसकी वजह से बेचारा स्लिप में या कॉट ग्राइंड आउट हो रहा था। तो मैंने कहा अगर ये इसको सही कर ले, ये थोड़ा सा ना बेचारा पीछे जा पा रहा है ना आधा, ये इसको पूरा खेले अच्छी तरह से जाके बॉल। तो उसने 12 पॉइंट को वो उसको मैंने डिस्क्राइब किया था, उसको बकायदा उन्होंने स्लो मोशन चलवा के। तो आई थिंक शायद उसको फायदा पहुंचा। और अगर मैं जब खेल रहा था अगर मुझे कोई बताता था कि भाई देखो मोहसिन भाई ये गलती है तुम इसको ये ठीक करो, तो मैं उसका थैंक यू करता था। इसीलिए अगर तो आई थिंक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली लेना चाहिए, ये सोच के कि भाई आपको जबरदस्ती कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। पर्सनली तो आपसे किसी लड़ाई नहीं है, अगर कोई बात कह रहा है तो उसको सुन दो, हो सकता है आपके काम आ जाए। जी सर। तो मैं तो इसको इस तरह कहूंगा कि टू इम्प्रूव योर सेल्फ। देखिए, और क्रिकेट में एक बात कहता जाऊँ यहाँ कि माविशी, क्रिकेट में एंड नहीं है कोई। आप दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कभी किसी को नहीं कह सकते। राइट। यू कैन से ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर, बिकॉज क्रिकेट में एवरी डे एक इम्प्रूवमेंट होती है। और ये भी होता है कि एक दिन 100 करता है, दूसरे दिन उससे 0 हो जाता है, फिर वो 200 कर देता है तो फिर 0 हो जाता है। तो यू कैन नेवर बी द बेस्ट। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको माना जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैट्समैन है, अगर वो 10 मैच में से 7 या 8 मैच में परफॉर्म करता है तो वो उसको बल्कि कहते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। इसकी जो मेजॉरिटी है परफॉर्मेंस की वो ज्यादा अच्छी है। तो ये चीज देखी जाती है। जबरदस्त सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, बस आखिर में, क्योंकि आज भी आपके आने पे लोग बहुत एक्साइटेड हैं और एक परवेज अंसारी हैं, वो आपको कह रहे हैं कि मेरा सिर्फ नाम लेके सलाम बोल दें, तो आप उनको वालेकुम सलाम कह दें, परवेज अंसारी। नहीं
बिल्कुल, बल्कि मैं खुद ये कहने वाला था कि आपको और आपकी जितने, पहली बात आपका शुक्रिया, आपने मुझे ऑनर किया अपने शो पे लेके, और आपके जितने भी सुनने वाले हैं सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, और प्लीज अपनी दुआएं मेरे साथ रखिएगा। जी सर, एक क्वेश्चन तो नहीं है, ये पूछा है इन्होंने, अब्दुल रऊफ साहब हैं, उन्होंने कहा आपने दोहा का एक दफा विजिट किया था, उसमें इनकी आपके साथ तस्वीर भी है जो उन्होंने कल पोस्ट की थी, तो आपको वो विजिट याद है? बिल्कुल मुझे याद है, बाकी दोहा मैंने एक बेनिफिट मैच खेलने गया था किसी का, और काफी पहले की बात है, लेकिन मुझे डेफिनेटली याद है। और वहाँ पे अपने पाकिस्तानी भी थे जो बड़े, आपको पता है बाहर जो अपने पाकिस्तानी होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि जब वो एक तो वो अपने मुल्क के लिए, आपको पता है बाहर जाके मुल्क की और याद आती है, बिल्कुल तो बहुत याद आती है, मुझे पता है फीलिंग। और मैं वाकई बेचारे किसी मजबूरी से जाते हैं बाहर काम करने, और हमारी यहाँ एक प्रॉब्लम है जिसको मैं कहता रहता हूँ, कहूंगा कि हमारे यहाँ इतना जबरदस्त टैलेंट है, बहुत दफा बहुत से लोग, ज्यादातर, हर कोई नहीं, हर कोई खुशी से भी जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूर होकर यहाँ से जाते हैं कि उनको मेरिट पे यहाँ काम नहीं मिल रहा होता, उनके साथ यहाँ इंसाफ नहीं हुआ होता है, तो बेचारे वो जाते हैं बाहर जाके, कोई कहाँ सेटल हुआ है, कोई कहाँ सेटल हुआ है। तो मेरा उन सबको सलाम, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। बस हम एक दूसरे साल के लिए दुआ करें, और दुआ करें कि ये आखिरी एक बात कह दूं मैं कि ये कोरोना का जो ये आई है, मैंने इस पे पहले जब ये शुरू हुआ था तो मैं टीवी, उस वक्त हम PSL का एंड कर रहे थे, मैं चैनल के लिए प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कहा कि देखिए 2 काम कीजिए, एक तो जो भी आपको गवर्नमेंट बता रही है या दूसरी जगह से आपको जो सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, जो एहतियाती तदबीर आपने सारी करना है, कि जैसे हाथ धोना और रखना है, किसी को नोज को हाथ ना लगाना है, ये करना है, सफाई का बहुत ख्याल रखना है, और सफाई तो आपको पता है वैसे भी हमारा निस्फ ईमान है। और एक चीज मैंने कही थी कि ये आप करें, पूरी एहतियात करें, और वही जो मैं कल बात आपसे कह रहा था कि वो जो सेइंग है इंग्लिश में कि अल्लाह हेल्प्स देम दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो आप सफाई का अपना खूब ख्याल रखें और इस्तिग़फ़ार करें, ठीक है। ये मैंने इसको मैंने कहा 2 चीजें करें, और जो मैंने किया है अभी तक और करता रहूंगा जब तक ये इंशाल्लाह वो नहीं जाता, इसलिए हो सकता है अल्लाह ताला हमसे नाराज हुआ है इसी वजह से, इंसान से, ये सारी, नहीं तो आज तक दुनिया में आपने नहीं सुना होगा कि कभी ऐसी चीज पूरी दुनिया में फैल गई हो। तो बात ये है कि एक तो सफाई का ख्याल रखें, जो बताई गई हैं चीजें, और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह बहुत रहीम करीम है, इंशाअल्लाह ताला इस मुसीबत से जल्द पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे इंशाल्लाह सर, आमीन सुमा आमीन। सर बहुत बहुत शुक्रिया, सीरियसली मतलब हम बहुत ज़्यादा इस बात पे फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं, आपसे बात हुई है, और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर आगे भी कभी थोड़ा इस तरह से मौका दे दें आप हमें, कोई टूर्नामेंट हो रहा हो कुछ इस तरह से, तो अगर हम आपको थोड़ी सी कॉल करके कुछ 10 मिनट दे दीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे बात करके, क्योंकि बहुत माशाल्लाह से लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और उसको मतलब जो है इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, तो सर बहुत हमारे लिए ऑनर की बात होगी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए इसीलिए मैंने उन सब लोगों को कहा था कि मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं या बात को सुनते हैं। मैंने, और मेरी पूरी कोशिश होती है, जब मैं टूर भी करता था, आप यकीन कीजिए, जो बाहर जब मैं जाता था तो मैं अपने पाकिस्तानी को कभी वो अगर कोई ऑटोग्राफ मांग रहा, मैं खुद चला जाता था उनकी तरफ इनको करने के लिए, बिकॉज हमारा पाकिस्तानी जब कहीं बाहर मिलता है तो बहुत प्यार से मिलता है, और सबको, बल्कि पाकिस्तानी क्या हर कोई है जिसका। जी सर, बिल्कुल, आपके लिए माशाल्लाह से मैसेजेस जो आ रहे हैं वो इंडिया से भी बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, और हर जगह से आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आपके साथ उनकी कनेक्शन वो भी है कि बॉलीवुड में आपने काम किया हुआ है, तो अपने हमें भी लग रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, और करें, और वहाँ पे भी यकीन कीजिए लोगों ने बहुत मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, इसी वजह से मैंने वहाँ काम किया, और यहाँ पे भी आगे। लेकिन जिसने भी किया है, चाहे वो कहीं से भी हो, देखिए हम सब अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और अल्लाह ताला को पता है कि क्या है, कि सही है क्या गलत है। हम सब कोशिश करें कि अच्छे काम करें और अल्लाह को खुश रखें, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। तो सबको इंसाफ को, और आपको लाइक अगेन आई सेड कि थैंक यू वेरी मच मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। जब भी आप इंशाल्लाह कभी आप कहेंगी तो मैं जरूर आपके प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह सर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
राइट लिस्टनर्स, हमारे साथ मौजूद थे मोहसिन हसन खान साहब, और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर, बहुत ज़बरदस्त एक्टर, हर फील्ड में जहाँ पे भी गए मोहसिन हसन खान साहब, इन्होंने जो है वहाँ पे अपना झंडा गाड़ा है और उन्होंने ये प्रूव किया है कि हर चीज़ के लिए बेस्ट हैं। और इनकी सारी बातों से जो सीखने वाली चीज़ है ना, वो यही है, जैसे कल बता रहे थे कि डेडिकेशन होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो फुल डेडिकेशन के साथ करें, हार्ड वर्क करें, और फिर जो अपना 100% देने की कोशिश करें, चाहे कोई भी काम हो, मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए 100% करके फिर अल्लाह के ऊपर नतीजा छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ही डेफिनेटली, मतलब हमारी किस्मत तो अल्लाह ने ही डिफाइन की हुई होती है। बस हमारा काम जो है हमें वो करना चाहिए और उसको हर दफ़ा 100% ही करना चाहिए। ये ना हो कि आप शेकी हो ना, मतलब जब 50% बंदा काम करता है और 50% छोड़ देता है तो फिर वो 50-50 वाला ही मामला होता है। तो इसलिए अपना 100% करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, वो भी मुकम्मल एतमाद के साथ। तो इसी तरह से होता है जो आज हमारे सामने इतनी आइडियल शख्सियत मोहसिन हसन खान साहब की मौजूद थी, जिनसे हमने डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैंने इनका जो डिवोशन, डेडिकेशन और जिस तरह से ये बातें बता रहे थे कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एकदम क्रिकेट से बॉलीवुड हो या फिर कोई भी जगह हो, तो इन्होंने इतना, देखें ये बंदा वही प्रूव कर सकता है अपने आप को हर जगह, जो हार्ड वर्क करने का और मेहनत पे यकीन रखने का जो है वो क्या कहना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर यकीन रखता हो और कभी हार ना मानता हो। हाँ, बेसिकली ये जुमला है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपको कोई भी टारगेट मिले उसको एज अ चैलेंज लें और कंप्लीट करने की कोशिश करें। चलिए जी, इस वक्त हम आपके लिए एक ट्रैक चलाते हैं। इस वक्त भी आज किसी ना किसी का तो बर्थडे होगा, तो हैप्पी बर्थडे वाला ट्रैक हम आपके लिए प्ले करें। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आते हैं मजीद चीज़ों के साथ। मैं आपके साथ, अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को लेट नाइट शो आप सुन रहे हैं और जबरदस्त पहला ट्रैक भी यकीनन एंजॉय कर रहे हैं। साथ रहिए हमारे, मैं आपके साथ यहीं स्टूडियो में हूँ।